कर लिया है। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि तौक़ीर रज़ा जो बरेलवी जमात का बड़ा मौलाना है, वो बरेली में हज़ारों की भीड़ के सामने कहता है कि हिंदू हम अगर अपने पर आ गए तुम्हें कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। वो ये कहता है। और आज भी देहरादून में आज एक और मजलिस हुई जिसमें ये कहा गया कि साहब जिहाद ही ईमान है। यहाँ को लोग जिहादी कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस्लाम में जिहाद ही ईमान है। और जिहाद की डेफिनेशन देख लीजिए, आप किताबों में देख लीजिए, जो होली बुक हैं उनमें जिहाद की डेफिनेशन देख लीजिए, जो होली बुक्स की सीरीज़ हैं, यानी जो कि आपके तबसरे हैं और उनकी जो तफसीरें हैं, उनमें क्या कहते हैं, हिदाया और फतावा आलमगीरी दोनों ये कह रहे हैं कि जिहाद दीन हक़ की ओर बाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? कुरान की तमाम आयतें हैं जो कहती हैं कि काफ़िरों से जंग करो, और उसमें जो है जो अल्लाह को नहीं मानता या अल्लाह के बराबर किसी को देता है, वो माना जाता है कि वो अल्लाह से जंग कर रहा है, और अल्लाह से जंग करने वाले की सज़ा है वाजिबुल क़त्ल। ये हेट स्पीच नहीं है। ये हेट स्पीच के आखिरकार क्या डायमेंशंस हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या पोजीशन है? थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप एक गहराई में जाकर थोड़ा जानकारी दें। संजय, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू सामने लिया है। और मेरा निवेदन, जितने दर्शक यहाँ देख रहे हैं, आप इस पूरी डिबेट को बहुत ही न्यूट्रल होकर देखें, क्योंकि अगर हम बायस पोजीशन लेके शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसके तह तक नहीं जाएंगे। तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि सर, हेट स्पीच अगर हम बात कर रहे हैं, भारत के किसी कानून में हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसकी डेफिनेशन बनाने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या हम जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्या उस पर एनक्रोचमेंट होता है, क्योंकि हेट कौन किसको कब कहेगा ये समझना जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि हेट होता क्या है। जिस हेट स्पीच की बात कर रहे हैं उसका एक्चुअली हेट से हमारा तात्पर्य क्या है। ये हेट सर अपने आप में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से डिफाइन किया गया है। और अगर आप उसको थोड़ा और लूजली देखें, तो मुझे लगता है कि जितना भी इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल प्रचार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको हेट डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो आप उसको हेट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, तो किसी ना किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं, तो ये हेट स्पीच है। अगर आप ये कहते हैं कि किसी खास रिसोर्स पे किसी खास तबके का पहला अधिकार है, इसका मतलब आप दूसरे को एनॉय कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, ये भी एक हिसाब से हेट स्पीच है। तो हेट स्पीच के डायमेंशंस सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत अलग अलग हैं। इसीलिए कोर्ट में और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में हेट स्पीच को आज तक हम डिफाइन नहीं कर पाए। इवन एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग चल रहा था, तब ये स्टेटमेंट आया कि हेट स्पीच क्या हो, राइट ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, और वहां पे कहा गया था कि बहुत मुश्किल है, हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज डाल सकते हैं, लेकिन बैन इन द नेम ऑफ हेट स्पीच अगर हम करेंगे तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी उसको अपने नजरिए से देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, अगर आप लिटरेरी डेफिनेशन पे जाते हैं, तो इट सेज कि पब्लिक स्पीचेस दैट एक्सप्रेसेस हेट और एनकरेज वायलेंस टुवर्ड अ पर्सन और ग्रुप बेस्ड ऑन समथिंग सच एज रेस, रिलीजन, सेक्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब अगर आप कोई ये बोलते हैं कि आप सिर्फ मुस्लिम मुझे वोट देंगे, मुस्लिम किसी को वोट नहीं देगा, तो आप रिलीजन डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ही वोट देगी और दूसरे को हम नहीं मानते हैं, तो आप क्या हेट स्पीच नहीं दे रहे हैं? तो डायमेंशंस बहुत सारे हैं। इसीलिए आज तक हम इस स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर पाए, और इनफैक्ट बहुत सारे लिटरेचर में यहां तक एक्सट्रीम कहा गया लीगल लिटरेचर में कि आप किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप वो लगाते हैं तो आप ये नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। आप एक पैराग्राफ को छोड़ देंगे और एक लाइन को लेकर बैठ जाएंगे कि देखिए ये लाइन हेट स्पीच है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा कि हेट स्पीच कैन नॉट बी वर्ड, हेट स्पीच कैन नॉट बी ए स्टेटमेंट, इट हैज टू बी सीन इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तब समझ में आएगा कि ये हेट स्पीच थी या कोई नैरेटिव किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, ये समझना बहुत जरूरी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ रहा था। मैंने आप 4 एग्जाम्पल दिए, 2 हिंदू साइड से, 2 मुस्लिम साइड है। आप जरा इसका विश्लेषण करें। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप ये कहते हैं, और ये तो बहुत बड़ा डिबेट है सर, जो आपने सवाल उठाया कि एक रिलीजन ये कहता है कि हम और किसी को नहीं मानते, एक तरफ हम संविधान में कहते हैं हम सेक्युलर हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सब धर्मों को मानते हैं, सेक्युलरिज्म के साथ ये कहता है। लेकिन अगर उसी कंट्री अगर आप ये कहें कि मेरा धर्म तो कहता है कि बाकी कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं अपने धर्म को मानूं या अपने संविधान को मानूं? अब सवाल ये है कि क्या सेक्युलरिज्म, जिसको हम कहते हैं कि सारे धर्मों को आप समान रेस्पेक्ट दें और माने या उनका आदर करें, और कोई ये कहे कि मैं किसी को धर्म मानती नहीं, मेरा धर्म सर्वोत्तम है,
तो क्या ये सेक्युलरिज्म है या ये हेट स्पीच है? ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या हम सेक्युलरिज्म और हेट स्पीच को मिक्स कर रहे हैं या हम दोनों ही कंफ्यूज हैं? अपने आप बड़ा डिबेट है। तो जो आपने दोनों एग्जाम्पल दिए, अगर मैं ये कहूं कि कोई भी आदमी है, वो किसी धर्म का था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था, कोई स्पीच थी, कोई खरीदार था, अगर मैं ये कहता हूं कि आज भी अगर ये कहते हैं कि आप हम सर्वे तरह है, बाकी हम किसी को नहीं मानते, जो हमारी बात नहीं मानता आप उसका कत्ल कर दें या उसके खिलाफ आप बगावत कर दें या उसके खिलाफ आप फतवा जारी करें, तो एज पर डेफिनेशन हिंदुस्तान का कानून जब हम कहते हैं सेक्युलर है, तो ये अपने आप में बाय डिफॉल्ट हेट हो जाता है। तो जब ये हेट हो जाता है तो ये हेट स्पीच क्यों नहीं है? और अगर कहीं पे ऐसी मान्यता है कि हम बाकी किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे या मानेंगे नहीं या उसमें एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो क्या हम इसको हेट स्पीच फैक्टर करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि हेट में ये कहा गया कि आप रिलीजियस बेसिस पे भी आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। तो अगर आप इनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट हिट हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि हम इसलिए शुरू में मैंने कहा था कि इस पूरी चर्चा को अगर हम डेमोक्रेसी और सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को बहुत वाइडर वे में देखना होगा, नहीं तो कंफ्लिक्ट बहुत बढ़ गया। क्योंकि आप सेलेक्टिवली जस्ट बिकॉज किसी वर्ड का इस्तेमाल कर लिया इससे वो हिट हो गया, ऐसा नहीं है। वर्ड्स कैन नॉट डिफाइन हेट। उसका जो इंटेंशन है, उसके पीछे जो उसका इम्प्लीकेशन है, वो डिफाइन कर रहा है कि हेट है या नहीं है। अपने आप में जो वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट है, ये डिफाइन नहीं करती कि हेट पीछे नहीं है। तो इसीलिए जितने मुद्दे आपने उठाए हैं, ये देखना पड़ेगा कि उनका फॉलो अप एक्शन जो उनके लिस्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे उसको देख रहे हैं, क्या उससे वायलेंस बढ़ता है या घटा है। ये सब चीजें हम देखेंगे तो हम कह पाएंगे कि हाँ ये हेट स्पीच था। नहीं तो बगैर एविडेंस के आप कैसे कहेंगे हेट स्पीच था? क्योंकि यूज ऑफ वर्ड कैन बी रॉन्ग, चॉइस ऑफ वर्ड कैन बी रॉन्ग, लेकिन इंटेंशन मे नॉट बी रॉन्ग। तो ये बड़े इश्यूज हैं जिनको हमें आज देखना पड़ेगा। जी हाँ, ये आपको ध्यान हो तो एक कुछ दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप जो है इस हेट स्पीच को डिफाइन कर दो। कि रिपोर्ट नंबर 267 है, जिसमें इन्होंने इसको डिफाइन किया है और इसके जो 6 इसके चैप्टर हैं और इसमें एक एंशर है। और इसका चौथा जो चैप्टर है वो इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पांचवा है आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ हेट स्पीच, और छठा है रिव्यू ऑफ पीनल लॉ। तो मैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल से लेता हूँ जो इन्होंने क्राइटेरिया ढूंढने का प्रयास किया है। ये जो कहते हैं वो पेज नंबर 32 पर है। ये मैं एक मिनट इसको खोल रहा हूँ, एक मिनट दें मुझे। ये आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ हेट स्पीच। तो इसमें ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन शरिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया had differentiated between 3 forms of speech: discussion, advocacy, and incitement. And it was held by the court the speech can only be limited on grounds of exceptions mentioned in Article 19(2) when it reaches the threshold of incitement. यह यहाँ पर बिल्कुल ये स्पष्ट रिकमेंडेशन है। और इस पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय लिया नहीं है, लेकिन आपने की कॉन्टेक्स्ट बात की तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट निवेदन करूँ। जो छत्तीसगढ़ का किस्सा है वो बहुत ही रुचिकर है। वो यह है कि जो कलीचरणजीत महाराज थे, उन्होंने गांधी के प्रति अपनी इत्तेफाकी है उनका रोष कट किया और उन्होंने ये कहा कि गुट से जो किया था वो ठीक किया था। अब ये किस प्रकार से थ्रेशोल्ड ऑफ इनसाइटमेंट में आया मेरी समझ में तो नहीं आया। दूसरा उदाहरण दें, हरिद्वार वाला सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट था वो था सेल्फ डिफेंस। ये था कि इस्लाम इज एन एग्रेसिव रिलीजन, इट हैज एन एग्रेसिव इंटेंट ऑन हिंदुइज्म। और एग्जाम्पल देते हुए का ये था कि वी हैव टू बी प्रिपेयर टू डिफेंड आवरसेल्फ। इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया शस्त्र में वजह थे। और हो सकता है कि कुछ और गलती हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये था। तीसरा कॉन्टेक्स्ट लाता हूँ तौकीर रज़ा की स्पीच जो अभी रिलीज हुई, जिस पर अभी तक FIR नहीं हुई। वो जो है विदाउट प्रोवोकेशन कहते हैं साहब हमने अगर तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। आज का दूंगा जिसको कह रहे साहब हम तो जिहाद हैं, जिहाद हमारा ईमान है। और जिहाद का क्या मतलब है वो मैंने आपको हिदायत से और फतवा आमगीरी से बता दिया, जो कि मनक पुस्तकें हैं इस्लाम की और सब जगह उनका अनुसरण होता है। फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो किसानों का आंदोलन था उसमें जो स्पीचेस हो रही थी वो आपकी नज़र में है, आपकी दृष्टि में है। उनमें से तो मुझे लगता है कि जो भी स्पीचेस हो रही थी उसमें से शायद ही कोई ऐसी हो जो इंसल्टमेंट वायलेंस में नहीं क्वालिफाई करती हो। और एक्चुअल वायलेंस हुआ
उसके अनुगमन में, उसके फॉलोअप में एक्चुअल वायलेंस हुआ। बिल्कुल सही। ये बीच में क्या आ गया डेस्क, पता नहीं क्या बीच में चलने लगा। तो ये आप जो फार्मर एजुकेशन था, और इसमें लगातार अभी आप देखा होगा इंसिटमेंट वायलेंस का नतीजा देखा होगा। और एक केस हमारे पास अमृतसर का है, जिसमें एक तथाकथित बेदबी करने वाले को पीट कर मार दिया गया, उसका आज तक FIR नहीं हुई। तौकीर के केस में FIR नहीं हुई। आज का केस है, मैं लगभग निश्चित हूँ भी FIR नहीं हुई है अभी तक। आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकता। मैंने आप 5 उदाहरण दे दिए। अब आप उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, और जो मैंने आप लॉ कमीशन का जो डॉक्यूमेंट बनाया उसके परिप्रेक्ष्य आप इसका विवेचन कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसकी चर्चा होती, उसके परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और 5वां एग्जाम्पल इसलिए मैंने कहा ना सर कि आज तक सुप्रीम कोर्ट इतने सालों से हम हेट स्पीच को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस टर्म को डिफाइन नहीं कर पाए। और इस एक्शन को भी हर बार बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, इवन इस लॉ कमीशन रिपोर्ट में उनको काफी जगह पे रेफर किया गया है। यहाँ पे हर कॉन्टेक्स्ट में, हर सिचुएशन में अलग अलग ढंग से जजमेंट आया है। अगर हम हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, कहीं पे कहा गया है, जैसा आपने कहा कि आप इंसाइटमेंट होना चाहिए, कहीं ये कहा गया कि आप एडवोकेसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप डिस्कशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लीड टू सम फॉर्म ऑफ हेट स्पीच। अब कौन सी चीज कहाँ खत्म होती है और कहाँ शुरू होती है, इसका फैसला कौन रहेगा? ये डिपेंड करता है कि जो ऑडियंस है और जो स्पीकर है उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। अगर मैं आपसे कोई बात करता हूं और एज ए फ्रेंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, चाहे वो कितना ही कॉन्ट्रोवर्शियल और बोथ एग्री और डिसएग्री, दैट इज इम्मेरियल, लेकिन हम पीसफुल अपने अपने घर चले जाते हैं, वो कितना ही हीटेड और हिटेड टॉपिक रहा हो, तो वो कहीं पे किसी भी रूप में साइड पे वॉइस नहीं है, वो डिस्कशन है। लेकिन अगर ऑडियंस इमेच्योर है, और अगर मैं कोई चीज कॉन्टेक्स्ट में ला रहा हूं, लोग पत्थर उठा के शुरू हो जाए, जैसा किसान आंदोलन में हमने देखा था कि आपने यहां तक कह दिया हेट स्पीच में कि सब इवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गांव में ही जब आएंगे, आगे MLA MP को हम गांव में नहीं आने देंगे, तो क्या ये हेट्रेड नहीं था? क्योंकि आप सिर्फ हेट्रेड नहीं करे थे, आपने उनके फंडामेंटल राइट्स को भी एनरोच कर दिया। और उसके बाद भी अगर कोर्ट्स और सरकारें उस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करती हैं, तो इसका मतलब एक्सेप्टेबल है या समाज ने उसको स्वीकृति दे दी है? हम क्या कहना चाहते हैं इस बात से? और अगर वही चीज मैं उसी मॉडल को बाकी जगह रिपीट करना शुरू कर दूं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि प्रेसिडेंट यही कह रहा है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को, इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को गांव में घुसने ही नहीं देंगे, और आप यहां तक कह देंगे कि खबरदार अगर मेरे को किसी ने रोका तो मैं अक्ल उखाड़ दूंगा और मैं पढ़ाई कर दूंगा, मैं देश के संविधान के सारी मर्यादाओं को तोड़ दूंगा, राष्ट्रीय संपत्ति को मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, राष्ट्रीय सम्मान मेरे लिए कोई चिंता नहीं, सिर्फ मैं और मेरा जो भी आइडियोलॉजी है और मेरी इलॉजिकल डिमांड ही सर्वोपरि है, जिनका कोई आधार नहीं, कोई लॉजिक नहीं। तो उस चक्कर में देश में लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली क्रिएट कर देता हूं प्रॉब्लम की, उसके बाद भी अगर हेट स्पीच नहीं है तो हेट स्पीच क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है सर कि जो 5 चीजें थी, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, चाहे जो आज देहरादून चाहे हो, छत्तीसगढ़ का मुद्दा हो, गांधी जी को अगर मान लीजिए मैं उनकी आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट को नहीं एड्रेस करता हूं या मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो इसमें हेट कहां से आ गया? कोई जरूरी तो नहीं कि कितना भी बड़ा लीडर हो मैं उसकी बात को मान, क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन बी हेट? तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम हेट चीज की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से है कि आपकी बात नहीं मानता, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहां तक आता है कि जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसको जीने नहीं दूंगा, तो क्या ये हेट हुआ या नहीं हुआ? और अगर दूसरा आदमी ये बोल रहा है कि अगर आप एग्जिस्टेंस से क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या मैं सेल्फ डिफेंस में अपनी तैयार नहीं कर सकता, तो क्या ये हेट स्पीच हो गई? तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, इवन लॉ कमीशन ने इसको कोट किया है, कई जगह पे किया है। इसीलिए जो आपने कहा क्राइटेरिया फॉर हेट स्पीच को लेके कि कितना एक्सट्रीम हम गए हैं, तो एक्सट्रीम तो तब हुआ है कि जहां पे पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन था, जहां पे यही लिख दिया गया हो कि आई विल नॉट अलाउ यू टू एग्जिस्ट, मैं आपकी बात को और आपके एग्जिस्टेंस को मानते नहीं हूं, तो यहां तो पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन है ही। नेगोशिएशन तो वहां होता है जो महाभारत में होता है कि चलो यार राज नहीं देगा तो 5 गांव दे दो, वो नेगोशिएशन था। लेकिन यहां ये है कि साहब आप एग्जिस्ट नहीं करते और हम आपको मानते ही नहीं, क्या यहां कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश है? अगर नहीं है तो जिसको इसे इंप्लीकेशन देखा है, इस पे वहां पे उसका इंपैक्ट देखा है, क्या उसको अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है या नहीं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यू हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस। अपने एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के लिए, आप अपने आप को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाए, तो क्या उसकी तैयारी है? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए जब भी हम इन चीजों को देख रहे हैं, और दुख की बात यह है कि जो लोग तुरंत इस शब्द का इस्तेमाल कर देते कि हेट स्पीच हो गया, उन्होंने उन्हीं इंटेलेक्चुअल लोगों ने जितनी बाकी घटनाएं हुई उनके ऊपर तो अभी नहीं कहा कि हेट हुआ है या हेट स्पीच हो रही। क्या ये जो इंटेलिजेंसिया है इस देश में, क्या वो इलेक्टिव है, या उनको हेट स्पीच का मतलब समझ में नहीं आता है, या हेट स्पीच का सोर्स ऑफ ओरिजिन कोई खास डायमेंशन है? तो सवाल यहाँ पे बहुत उड़ जाते हैं कि जो लोग जो मीडिया में
हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, क्या वो ये बताएं कि कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया? और यही मैं आपके माध्यम से जितनी जनता देख रही है, ऑडियंस है हमारे, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने स्तर पे की चर्चा करें कि क्या हर चीज को हम स्पीच अगर करते हैं तो जितनी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, जितनी पॉलिटिकल स्पीचेस होते हैं, टेक्निकली अगर आप उसको थ्योरेटिकली एनालाइज करने लगे तो वो सारी की सारी एक हिसाब से हेट स्पीच है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, चाहे आप जाति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे कास्ट के नाम पे, चाहे किसी और नाम पे, जहां आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उसको एलिमिनेट कर रहे हैं या उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ये तो हेट हुआ ना। तो कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैन बी डिफाइंड और लेबल्ड एज ए स्पीच, तो क्या ये लॉजिकल है? ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि इतना आसान और इतना सिंपल नहीं है ये कहना। और अगर आप हेट स्पीच पे कानून बना देते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो ह्यूमन टेंडेंसी है, हर चीज मैं आपकी पसंद करूं कोई जरूरी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो गांधी का मुद्दा हो, ठीक है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन क्या गांधी जी ने अपनी लाइफ में हेट नहीं किया लोगों को, या नेहरू जी ने हेट नहीं किया, या उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में लोगों ने या सीनियर लीडर्स ने एक दूसरे को हेट नहीं किया? बहुत सारे एग्जांपल कि दे यूज्ड टू हेट सर्टेन थिंग्स ऑफ इंडिविजुअल पीपल। तो क्या वो हेट स्पीच हो गई एक दूसरे के लिए? तो कहने का मतलब यहाँ ये आता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने पूरी हेट स्पीच का एक डायमेंशन एक पर्टिकुलर रिलीजन को साथ जोड़ दिया, जो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। हाँ, अगर इंटरेस्टिंग चीज ये होती कि जिन लोगों ने कहा कि हेट स्पीच थी, उनको पूरा जो डिस्कोर्स था उसको एनालाइज करना चाहिए था, उसमें बताना चाहिए था कि देखिए आपने 15 शब्द कहे या 15 लाइनें कही, इसमें से 9 तो ठीक थी, 4 ओके थी, ये एक लाइन वी विल क्लासिफाई एज हेट स्पीच, और उसके बाद हम पता करें कि ये वास्तव में पूरी स्पीच हेट स्पीच थी या एक आधी लाइन को लेकर हम लोगों को प्रॉब्लम है, और अगर वो लाइन थी तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में थी। मुझे लगता है कि ये डिबेट, इसीलिए मैं ऑडियंस को भी कहूंगा, व्यूअर्स को भी कहूंगा कि आप इन चीजों को वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें। जो लोग कह रहे हैं मीडिया में या लिख रहे हैं, ये एक बहुत नैरो चीज है, चीज वेरी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि वहां फिर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एग्जिस्ट होने नहीं देंगे, और जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एग्जिस्ट नहीं होने दे रहे, देन यू आर गोइंग टू किल डेमोक्रेसी, फिर आप डेमोक्रेसी के साथ नहीं है। और एक सर मैं इसी मुद्दे पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज मेरे को समझ में आई थी। एक बार बहुत सीनियर मुस्लिम स्कॉलर का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं और जो बाकी कंट्रीज में मुस्लिम हैं, उनके अंदर लेवल ऑफ टॉलरेंस फर्क क्यों है? ये बड़ा जब समय आईएसआईएस और ये अपने इराक में बाकी जगह जो खून खराब चल रहा था, उस बात लेके एक डिबेट थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने देखिए डेमोक्रेसी सीखने में टाइम लगता है। हिंदुस्तान में पिछले 70 साल से हम लोगों को सिखा रहे हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज स्पेस फॉर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हमने हिंदुस्तान में, क्योंकि मुस्लिम कल्चर में उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी वर्ड नहीं है, जितने भी आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज, वहां पे दो ही चीजें थी, या तो ये सत्ता या उसके खिलाफ, बीच रास्ता नहीं था। या तो आप कुर्सी पे हैं या आप कुर्सी के खिलाफ। और डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कॉन्सेप्ट की जगह मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं है। इसीलिए या तो सल्तनत या खिलाफत, ये दो ही वर्ड चल रहे थे हिंदुस्तान में। खासकर हमारे यहाँ पे पिछले 70 साल में हमने डेमोक्रेसी की बात करी है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉडरेशन ज्यादा है, हम लोग एक दूसरे को टॉलरेट कर पा रहे हैं। बाकी जगह पे आप देखेंगे नहीं, टॉलरेशन नहीं है, वहां से वॉयस आ जाता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए शायद बहुत सारे मुस्लिम वर्ड्स में डेमोक्रेसी या तो नहीं है या सक्सेसफुल नहीं है। और ये चीज अगर हम डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमें कल्चरल एस्पेक्ट को देखा होगा कि क्या हेट स्पीच का रिलेशन कल्चरल एस्पेक्ट्स है, या हम हर चीज को, अगर आपको पसंद नहीं कर रहा, आपका स्टेटमेंट पसंद नहीं कर रहा, मैं उसको लेबल दूंगा एज हेट स्पीच। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इसको हेट स्पीच कहा है, उसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में अपने व्यूज को थोड़ा एलोबरेट करना चाहिए। जी, अब इसको और थोड़ा वाइड करते हैं, इसका स्कोप जो है और थोड़ा सा वाइड करते हैं, और थोड़ा सा जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो अलग अलग विषयों में जो अलग अलग उनकी एटीट्यूड रही है, इसका ओपन क्रिटिसिज्म मैंने किया है। तो आप हो सकता है ओपन न करना चाहें, लेकिन मैंने किया है, मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। वो ये कि भारत के टुकड़े होंगे, उसके प्रति भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था कि सब इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं खड़ा हुआ, तो इसके प्रति जो है इतना सख्त नहीं अख्तियार होना चाहिए। यहाँ की शाहीन बाग वाला ये आप केस ध्यान दें, और उसमें जब लोग जिनकी जीविका जो थी, उनका जीविकोपार्जन था, वो व्यवधान युक्त हो गया था, बाधित हो गया था, और उसको लेके जब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक कमेटी अपॉइंट कर दी जिसमें वजाहत हबीबुल्लाह जैसा जाना माना इस्लामिस्ट उसका एक मेंबर था, और दूसरे जो थे वो दोनों जाने माने सेक्युलर्स जो थे। यानी एक तरफा जो व्यवधान करने वाला, बाधा उत्पन्न करने वाला रूप था, उसके जो सहानुभूति में थे, उनको वहां पर नियुक्त कर दिया गया।
बंगाल का वायलेंस देख लिया तो एक्चुअल वायलेंस है, उस तो कहीं कोई इंसाइटमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो वायलेंस हो रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को पहली हियरिंग करने में 1 महीने से ऊपर लग गया और नोटिस इश्यू करने में भी लगभग 1 महीना लग गया और उसके बाद भी उसमें कुछ हुआ नहीं और अल्टीमेटली ये कहा गया कि सबके हम हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको सर्व नहीं करना चाहते। फिर एग्जांपल लेते हैं, 2 ऐसे केस है जो बीजेपी शासित राज्यों में हुए। एक लखीमपुर वाला केस था, उसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो, हालांकि बाद में उनका नहीं सुओ मोटो नहीं लेकिन था वो सुओ मोटो, उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। नीचे वाली जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायालय हो, सबके ऊपर ही स्पष्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। उसके बाद उनको कैसा न्याय मिलेगा आप सोच सकते हैं। और पहली बार हमने देखा कि जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ था या नहीं था, जो मेरी सूचना के अनुसार वो था भी मौके पे, लेकिन मान लिया यदि गाड़ी में बैठा हुआ है तो वो मर्डर अभियुक्त हो गया। ये भी एक नई ज्यूरिस्प्रूडेंस कायम हुई, लेकिन ये सारा का सारा टॉप डाउन हुआ। मतलब अब उस व्यक्ति के पास अपील का भी कोई अधिकार बचा नहीं है, क्योंकि सब पता है सुप्रीम कोर्ट के रुख का। इसी तरह से ये उत्तराखंड वाले केस में जो स्टैंड लिया गया बंगाल के केस में, या जो स्टैंड लिया गया आपके देखिए हेट स्पीच में कई लोगों को, तो जैसे एक शांत नौजी का ध्यान रखो, और उनका केस जो था बिल्कुल टॉप मोस्ट उसे प्रायोरिटी पे रखे और बिल्कुल एक तरह से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, कोई कोर्ट नहीं। और जस्टिस साहिबाल थी, उन्होंने ऐसा रुख दिखाया कि उसको तुरंत छोड़ना पड़ा। आपने अजित अय्यर मित्र का भी केस है, जो कुछ किया था वो ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा सा मजाक किया था, लेकिन उस लोगों को धार्मिक आस्थाओं को इतना वो पहुंचा कि उसको बेचारे जेल रहना पड़ा 1 महीने। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक जो पढ़ते हैं लॉ में, law should be certain, law should be predictable, and law should be applied equally, law should be consistent. ये एट्रीब्यूट्स बताई हैं लॉ की और जस्टिस की। तो मुझे तो ये पूरा जो है कि स्टेट ऑफ एप्स दिख रहा है, आपको क्या लगता है? सर देखिए, किसी भी समाज में या किसी कंट्री में इंस्टीट्यूशन बनने में बहुत टाइम लगता है, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, अगर हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज शुरू किया एंड व्हाट आर रीजंस, क्योंकि देखिए एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जो भी लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हैं, चाहे वो जुडिशरी में हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो किसान नेता हैं, चाहे आप हम हैं तो इंसान ना। और हमारी अगर हम ये कहें कि हम भगवान हो गए तो हम या तो खुद गलतफहमी में, और अगर ये कहूं कि जो लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वो सब इंसान है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, रिकॉर्डेड है कि जजेस परफॉर्म डिवाइन फंक्शंस। मैं वही कह रहा हूँ, यही बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं और आप अगर ये मानने को तैयार हैं कि आप गलतियां आपसे हो सकती हैं तो सुधार की गुंजाइश है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हम नहीं सुधरेंगे या हमारा अल्टीमेट व्यू है और सबको वो मानना पड़ेगा, तो बहुत सारे देखें, बहुत ऐसा लिटरेचर है, यूट्यूब पे बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं बाय सीनियर लॉयर्स, ल्यूमिनरीज, फॉर्मर जजेस, जो अपने ही इंस्टीट्यूशन को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि साहब यहाँ पे गलती हुई, वहां पे गलती हो, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे वो आफ्टर थॉट हो या उसका पोस्टमार्टम हो। तो ऐसा नहीं है कि सर इंस्टीट्यूशंस गलती नहीं करते, लेकिन इम्पैक्ट इस बात का पता है कि हम एक लेगेसी किस समय क्या छोड़ के जाए, क्योंकि आने वाले समय में, आज हम देखिए एक समय था जब गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता था और हम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आप देखें सडनली यूट्यूब भरा पड़ा है। शायद हो सकता है उसमें लोगों को, जिसे कहते हैं ना कि एक्सप्रेशन ऑफ देयर व्यूज का प्लेटफॉर्म नहीं था, अब सोशल मीडिया का जमाना। पहले तो अखबार छपती थी, मैंने मान लीजिए कि 1960 में भी अगर गांधी के खिलाफ किसी आर्टिकल लिखा तो एडिटर उसको फेंक देगा, मेरा अखबार नहीं चलेगा। दूरदर्शन था, वो कहे नहीं हमारे यहाँ नहीं चलेगा, तो आपके पास मोड ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं था। लेकिन आज जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आज हम एक फ्री वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे आप इंटरनेट को फंडामेंटल राइट मानते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे यह आ जाता है कि आज आप लोगों की जबान कैसे रोकेंगे? 140 करोड़ लोगों के पास आज सबके पास टेक्निकली अपना दूरदर्शन है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय जितने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो बहुत बड़ी चुनौती से निकल रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं सर, करीब 1995 के आसपास जब इंटरनेट नया नया शुरू हुआ था, एक CIA 1995-97 जब मैं अहमदाबाद में था, मैं की बात कर रहा हूँ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था CIA का, उन्होंने डिक्लासिफाइड किया था अपना एक आर्टिकल की, तो डिटेल रिपोर्ट उसका डिक्लासिफाई किया था कि आने वाले समय में इंटरनेट के कारण गवर्नेंस की चुनौतियां कितनी बड़ी हो जाएंगी। इसको उन्होंने एंटीसिपेट किया था 97-98।
और वहां उन्होंने ये कहा कि इस समय सरकारों को, कोर्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस को बहुत संभल के काम करना होगा, क्योंकि जो भी काम किया जाएगा ना तो वो मिटेगा। एवरीथिंग इज वीडियो रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज डिजिटल फुटप्रिंट, उसको सर्च करने में भी देर नहीं लगेगी। और अगर कोई गलत निर्णय हो गए तो उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देने के लिए उस इंस्टीट्यूशन को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप इसका अंदाज नहीं ला सकते। और पब्लिक ओपिनियन से जो उस पर इंपैक्ट आएगा, उससे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं और आज हमारे सामने है। ये मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं सर, आज वो चीज हमारे सामने हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई हो, हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो काम हम करें, जिसको हम कहते हैं ना कि न्याय होना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए। न्याय और डिसीजन या ऑर्डर में फर्क है। जजमेंट अलग चीज है और जस्टिस अलग चीज। तो क्या हम जजमेंट दे रहे हैं या जस्टिस कर रहे हैं, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और यहां चुनौती आ जाती है, क्या हम जस्टिस कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो जजमेंट तो फिर अपने आप वक्त के साथ क्रिटिसाइज भी होंगे और ओवरटर्न भी होंगे। लेकिन अगर जस्टिस कर पा रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशन की लेगेसी छोड़ के जाएगा जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें प्रश्न ये उठता है कि यदि कोर्ट जो हैं वो जिस तरह से आजकल ओवर रीच करते हैं कम से कम भारत में, क्या उससे प्रजातंत्र सुदृढ़ हो रहा है या कि प्रजातंत्र की नींवें खोखली हो रही हैं? सर मेरा ये मानना है, एज ए मैनेजर मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ, एज ए सीनियर पोजीशन पे, एमडी सीईओ लेवल पे रहा हूँ। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप भी सीनियर पोजीशन पर रहे सिविल सर्विसेज में, आपका भी अनुभव रहा होगा, हमारा भी अनुभव ये कि जब एक टॉप मैनेजमेंट इंटरफियर करने लग जाता है तो नीचे की ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट करना बंद कर देती है। पहला। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। दूसरा ये होता है कि फिर नीचे जब ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट करना बंद करती है तो कैपेसिटी बिल्डिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग वक्त के साथ गलतियां कर करके अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। और जब उसको पता है कि हर चीज मेरे को बस कहेगा तो करूंगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम कर देंगे, तो पार्लियामेंट क्यों दिमाग लगाएगी सर? फिर पुलिस वाला अपना दिमाग क्यों लगाएगा? या नीचे लॉ मेकिंग सिस्टम में वो अपना दिमाग क्यों लगाएगा? कहने का मतलब ये है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो हायरार्की ऑफ कमांड है, अगर हमने उसको डिस्टेबलाइज या डिस्टर्ब किया तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज वीक होती है। क्योंकि हर लेवल पे देखिए, ये एक मैट्रिक्स, ये एक जाल है। अगर आप सारा बोझ एक कोर पे डाल देंगे तो वो स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो जाता है और जहां पे वीकनेस होती है हमें उसका पता नहीं लगता। और किसी कारण से अगर टॉप हेवी ऑर्गेनाइजेशन से टॉप हट जाता है या उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे। तो ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव होने में फिर 20 साल लग जाते हैं। और कमर्शियल वर्ल्ड में हम ये कहते हैं एक बार बाजार से बाहर हो गए तो फिर आपको 10 गुना 20 गुना मेहनत करनी पड़ेगी जस्ट टू मेक योर बिजनेस हेल्थ। तो कहने का मतलब ये है सर कि मेरा ये मानना है कि नीचे लोग गलती करते हैं, आप करने दीजिए, क्योंकि उस गलती से भी सीखने को मिलता है कि गलतियां क्यों हुई। और हम फिर इसको कहते हैं ना एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम सीआरपीसी और सीपीसी भी बोलते हैं। हमारे सिस्टम में क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है भाई, आप एफआईआर कैसे लॉन्च करेंगे, उसकी कॉपी इसको देंगे, क्या क्या उसमें लिखेंगे, ये टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, उसकी गाइडलाइंस है। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग सिस्टम कैसे चलेगा, सिविल क्रिमिनल सिस्टम कैसे चलेगा, एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, ये सब एसओपीज है कोर्ट के। और अगर मैं उस पर आके कह रहा हूं बिकॉज आई एम मिनिस्टर, आई एम प्राइम मिनिस्टर, आई एम जज, और मैं जैसे कह रहा हूं वैसा करो, तो उस सिस्टम की फिर क्रेडिबिलिटी की जरूरत क्या है? फिर कोई आदमी सिस्टम क्यों करेगा? अल्टीमेटली क्या होगा सर, जैसा होता रहा था, हम लोग फिर लॉबी में लग जाएंगे, फिर करप्शन बढ़ेगा, फिर हर आदमी डिसीजन मेकर को प्लीज करने के पीछे लग जाएगा, वो काम नहीं करेगा, उसकी एनर्जी समाज को बनाने में नहीं लगेगी, उसको फिर ये ढूंढना पड़ेगा ये डिसीजन मेकर के पास में कैसे पहुंचूं, उसके मैं इन्फ्लुएंस सर्कल में कैसे पहुंचूं। और यही डिक्टेटरशिप होती थी। आफ्टर ऑल डिक्टेटरशिप क्या होता था कि आम आदमी की बात नहीं जाती थी, एक जो क्लोज नेट सर्कल होता था वही डिसाइड करता है कि कंट्री के सही है। और अल्टीमेटली सारे डिक्टेटर क्यों कोलैप्स हुए? सारे एंड ऑफ द डे व्हाई दे बिकेम सो बैड रूलर? कोई आज तक डिक्टेटर एंड ऑफ द डे अच्छा क्यों नहीं निकला? कारण ये था कि वो ग्राउंड रियलिटी से कट होता है, क्योंकि उसने अपने आसपास एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में ग्राउंड लेवल की चीजें आने नहीं दी। और ग्राउंड लेवल की चीजें तभी आएंगी जब ग्राउंड लेवल से चीजें शुरू होंगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया ना सर कि 3 डिपार्टमेंट अलग है, ओवररीच मत करिए। चाहे आपको लगता है कि ये पेनफुल है, आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन में, हमें भी लगता है यार ये मैनेजर गलत काम कर रहा है, मैं आगे 1 मिनट में ठीक कर देता हूं, मैं जाके इसको बताता हूं ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस मैनेजर का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस मैनेजर को आपने रखा है डिपार्टमेंट हेड, अगर एज ए सीईओ मैं उसको इंटरफियर करता हूं, उस आदमी की क्रेडिबिलिटी अपने डिपार्टमेंट में क्या रही? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें
इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ता है इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल फैब्रिक। आप कहने बहुत कह सकते हैं बिकॉज आपके अथॉरिटी है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन इन ए वाइडर कॉन्टेक्स्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ पे इस तरह की रिसर्च शुरू नहीं हुई। आप वेस्टर्न लिटरेचर उठा के देखिए, वहां पे कॉलेज में ये कहा जाता है कि दिस जजमेंट ऑफ सिटिंग जज इज रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे लिटरेचर है, आप इंटरनेट पे जाइए, स्टडी पढ़िए। मैं बहुत सारे कोर्सेज हार्वर्ड के, येल यूनिवर्सिटी के इधर उधर पढ़ता रहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पे वो साफ कहते हैं कि यहाँ पे शायद जजमेंट में ये पॉइंट को इग्नोर कर दिया गया, या इसको कंसीडर नहीं किया गया, या ये ऐसा सही नहीं था, ये पहले इस फॉर्मेट में ऐसा भी हुआ था। So they give alternate, that is a detailed research discussion on legal judgments. हिंदुस्तान में अभी तक वो हमारे इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं हुए हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे भी उतनी लीगल मैच्योरिटी नहीं है, या हमारे यहाँ इतना जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, एटलीस्ट लीगल रिसर्च होने में टाइम लगेगा, या कोई और कंसर्न थ्रेड है, आई डोंट नो। लेकिन हमें अभी इस लाइन में भी काफी आगे काम करने की जरूरत है। जी हाँ, और इससे पहले कि अंत प्रश्न विजय जी से पूछूं, दर्शक से अनुरोध करूंगा कि आपको अपने प्रश्न पूछने हो तो कृपया पूछ लें। मैं आपके विशेष रूप के विषय पर चलता हूं, और वह तथाकथित किसान आंदोलन। इस तथाकथित किसान आंदोलन में जितनी स्पीचेज हुई, जो भी कार्यकलाप हुए, क्या किसी शहर को चारों तरफ से घेरे लेना वायलेंस है या नहीं है? सर, जितने किसान आंदोलन में हुए, और हिंदुस्तान का आप फंडामेंटल राइट उठा के देख लें, हर एक्ट उसका वायलेशन था। आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रोक दिया, लाइवलीहुड लोगों की रोक दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोक दिया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने जाने नहीं दिया, यहाँ तक आपने वायलेंस किया, इंसाइट किया। कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम संविधान और कानून के हिसाब से है जो किसान आंदोलन में नहीं हुआ? कोई एक ऐसा कानून जो उन्होंने तोड़ दिया हो, आप मैं बता दीजिए। लेकिन ट्रेजेडी तो यही हुई ना सर, कि सारा कुछ हुआ, लेकिन पॉलिटिशियंस में मजबूरी समझ सकता हूं, जब किसान वोट बैंक है, मीडिया, कोर्ट्स, सोसाइटी सब हमारा बनके देखते रहे, और कुछ लोगों ने, और उन लोगों के पैसे से जो देश के टुकड़े होंगे स्पॉन्सर कर दें, और ये तमाशा होता रहा और हम देखते रहे। इससे बड़ा एक डेमोक्रेटिक जोक क्या हो सकता है इन नेम ऑफ डेमोक्रेसी? ये जोक नहीं था तो क्या था सर? आज चलिए, मैं तो कह रहा हूं, अब मैं तो इसे एक किताब लिखूंगा, थोड़ा को टाइम मिल जाए, कि ये एक साल, मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया में इससे वियर्ड, इससे ज्यादा इलॉजिकल प्रोटेस्ट किसानों का कहीं नहीं हुआ। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, मतलब 1.5 साल ये विजय यात्रा करके घर जाए कि देखिए हम जीत गए, लेके आगे इनको खुद नहीं पता। आज भी मैं पूछता हूं, आपने सवाल उठाया, मैं आज भी पूछता हूं, 1 साल आंदोलन से किसान को मिला क्या? क्या उसको अच्छे रेट मिल गए? क्या उसको मंडियां मिल गई? क्या बिचौलियों के शोषण से मुक्ति होगी? क्या किसान के क्या हुआ, क्या किसान के साथ 1.5 साल के आंदोलन के बाद? हक के 3 पद जहां था वहीं रह गया। इनफैक्ट अब तो बिचौलियों को, उनके लोग शोषण कर रहे थे, उनको तो ये भी कॉन्फिडेंस हो गया अब तो हम और कर सकते, हमें सरकार कुछ कहेगी नहीं। तो ये तो बड़ा विचित्र है। और तो ये जो सो कॉल्ड किसान नेता हमदर्द हैं, मैं उनसे पूछता हूं, यार अभी बता दो कि इलाका क्या? क्योंकि लोग किसान तो पढ़े, उनके नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, हिज मास्टर बॉस है, जो ऐसा देगा उसके लिए खड़ जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसानों के साथ जो धोखा हो गया इस देश में, मेरे को किसान नेता और पॉलिटिकल पार्टी की चिंता नहीं है सर। आज भी मैं दुखी हूं, चाहे वो 19 नवंबर को उन्होंने वापस लिया कानून प्रधानमंत्री जी ने, मैं आज भी छोटे किसान के लिए दुखी हूं, क्योंकि आप और मैं जो पैसा दे रहे हैं कंज्यूमर को, एज ए कंज्यूमर स्पेंडिंग हम करते हैं, वो मेरे किसान तक नहीं पहुंचता। हम ये तो कहते थे कि राजीव गांधी ने कहा कि हम 1 रुपए केंद्र से भेजते हैं, नीचे पहुंचे 13-18 पैसे पहुंचे हैं। सर किसान के साथ तो रोज हो रहा है, वो करप्शन किसी को नहीं दिख रहा कि मैं 50 रुपए देता हूं, किसान को 5 रुपए मिला है। ये करप्शन जायज इस देश से? ये कौन सवाल उठा रहा है? और जो किसान हितैषी हैं, मुझे नहीं लगता हितैषी अगर उस सवाल को नहीं उठाते, और जब तक ये सवाल आप एड्रेस नहीं करें, किसान का भला नहीं होगा। क्योंकि सर दूसरा तरीका है सब्सिडी। सब्सिडी के खिलाफ WTO में आपके ख्याल केस पहुंच गए, आप अपनी लिमिट को ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। आपके यहाँ पे 60 करोड़ किसान परिवार, 60 करोड़ जो किसान जुड़े हुए हैं, किसान परिवार के लोग खेती से, उनको 2 करोड़ या 1.46 करोड़ जो इनकम टैक्स दे हैं, वो उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट होता है वो तो डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में चोया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक किसान को कंज्यूमर स्पेंडिंग का पैसा नहीं मिलेगा, तब तक इस देश के किसान का भला नहीं होगा। चाहे कितने ही यूपी इलेक्शन में बोल देंगे हम बिजली फ्री दे देंगे, अन्न शपथ ले रहे हैं, अनाज के लिए हाथ मिल के शपथ ले रहे हैं, डबल फार्मर इनकम कर देंगे, सब कर देंगे, कुछ नहीं होगा।
ये तो किसानों को सिर्फ वोट बैंक की इस्तेमाल करना है। जब तक किसान के पास कंज्यूमर का पैसा नहीं जाएगा तब तक किसान का भला नहीं होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए किसानों को मिसलीड कर रही है। उनको भी पता है कि ये सारा नाटक कुर्सी के लिए है, करना किसी को कुछ नहीं, क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं है, सब्सिडी वो दे नहीं सकते, टैक्स वो बढ़ा नहीं सकते, तो ये तो लॉलीपॉप है, सिर्फ किसानों को गुमराह करना है ताकि वोट मिल जाए। बस इतनी कहानी है इलेक्शन स्पीच की। जी हाँ, और मजे की बात यह है कि जो तथाकथित किसान नेता हैं और जो इसमें अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, उनको किसी तरह की राजनीतिक जमीन भी नहीं मिली। सर देखिए क्या होता है, एक टूल होता है सर, आप ध्यान रखिएगा। राकेश टिकैत जो थे वो योगी आदित्यनाथ को एंडोर्स कर रहे थे, मैंने देखा अभी। सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जिंदगी में अगर आप किसी के हाथ में खिलौना बन जा रहे हैं ना, तो आपकी यूटिलिटी तब तक रहती है जब तक सामने वाले को आपसे खेलने का मूड होता है। इन किसान नेताओं ने अपने आप को टूल बना के छोड़ दिया, और टूल की यूटिलिटी तभी होती है जब मुझे जरूरत है। हर समय मैं हाथ में टूल ले नहीं घूमता हूं। तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज ने किसान नेताओं को एज ए टूल इस्तेमाल किया। जब तक आपकी जरूरत थी आपका इस्तेमाल किया गया, जब आपकी जरूरत नहीं थी तब आप फिर लखीमपुर जाए या कुछ भी बोले, फिर आपके अपने लोग पार्टी बना के ला रहे हैं, फिर आपने 40 में हमने 32 निकाल दिया। अरे जिन्होंने निकला वो भी तो चुनाव लड़ रही थी, दूसरों को निकाल रहे हो, खुद क्या कर रहे थे, राजनीति तो कर रहे थे अब तक, तो आप खुद को भी निकालो तो बचता क्या है। जैसे एक खुशवंत सिंह का बड़ा अच्छा आर्टिकल में पढ़ा था, वो जिंदा थे तो उनका न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता था, गांव से दोस्ती ना गांव से बैर। हाँ हाँ, उसमें उन्होंने लिखा था कि भिंडरावाले के टाइम में, खालिस्तान के टाइम पे एक ये प्रयास किया गया था कि गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी हिंदू धार्मिक थिंकर्स और अपने रामायण के और गीता के जितने भी लर्निंग्स थी, उनसे जो संवाद लिए गए थे, हम उन सबको हटा देते हैं, सब अपने गुरुओं की बाणी रखते हैं। तो खुशवंत सिंह ने लिखा था कि सब कवर पेज बना था क्योंकि नानक साहब, इवन गुरु गोविंद सिंह जी, बाकी लोगों ने भी तो इंस्पिरेशन वहीं से लिया था सर। तो वो तो नॉलेज ट्रेडिशन तो कौन है, वो आया तो है। हाँ, तो कहने मतलब ये है कि अगर ये भी किसान नेता भी ये सोच रहे थे कि सब हम अपनी आइडियोलॉजी लेके चलेंगे, आप किसी दूसरे के हाथ पे कठपुतली बन जाते हैं ना, तो तब तक हिले जब तक सामने वाला आपके धागे हिलाता है। अगर उसने धागे किनारे दिए तो आप पर भी लाने लग नहीं रहे। ये प्रॉब्लम हुई है किसान नेताओं के साथ। जी, चलिए इसी पॉइंट पे अब हम एक प्रश्न आया वो लेते हैं और उसके बाद इसको विराम देते हैं, इस चर्चा को। रितेश सामंत, Congress initiated impeachment of SC CJI. They only made an application, it didn't go anywhere. Make sure BJP will not do. Is there possibility to change the collegium system? देखिए सर, जुडिशरी सर्विसेज की बात कर ही रहे हैं। कोलेजियम के बहुत सारे सीनियर जो हमारे एडवोकेट्स हैं, नरीमन साहब, बाकी लोगों ने, बहुतों ने इसके ऊपर लिखा है, कहा है। हर एक सिस्टम में जैसे कह रहे थे कि सिस्टम के अंदर प्लस माइनस होते हैं, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन वो अपने आप में से कमियां कम कैसे कर रहा है और पॉजिटिविटी को कैसे सपोर्ट कर रहा है और ग्रो कर रहा है। इंस्टीट्यूशन में भी इंटरनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, और डिपेंड करता है ऑफिस बियर्स पे जो वहां बैठे हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे बिल्ड करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। और अगर मान लीजिए किसी करंट सपोर्ट सिस्टम डिफेक्टिव रह जाता है, फिर उसका सोशल इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन समझ में आता है। तो यही हम देखेंगे आने वाले समय में। अगर इंस्टीट्यूशन अपने आप को स्टेबलाइज कर जाता है, अपने आप को अपग्रेड करता रहता है विद टाइम, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। आज हमने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया, कोई नहीं सोच सकता था कोर्ट में ऑनलाइन हियरिंग हो रही, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजिकली अपने आप अपग्रेड कर लिया। इसी तरह से वर्किंग कंडीशन, सिलेक्शन ऑफ पीपल, सिस्टम्स, आज हम सीआरपी सीपी को अपडेट करने की बात कर रहे हैं। तो वक्त के साथ अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करें तो सिस्टम डिके हो जाते हैं, और उसका खामियाजा फिर उसके आसपास जो सोसाइटी है उसको उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे जज इस बारे में सेंसिटिव हैं, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट और जज मिलके कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता निकलेगा। एक प्रश्न और संभवतः वो देखते हैं। गृह मंत्रालय पर जफर सचवाला के अंडर काम कर रहा है, या ये हो सकता है कि बड़े नेताओं की सीडीज के पास हो? ये प्योर स्पेकुलेशन है आपका, इसमें तो कुछ नहीं कह सकता। बस आपको एक सूचना दे सकता हूँ कि जफर सचवाला ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो इसलिए होता है कि मैं जरूर सही बात कर रहा हूँ। इसी के साथ विजय सदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।